हम कर रहे हैं किप्स पब्लिकेशन की जो हमारी बुक है डी कोड नाम से, जो विंडो 10 और एमएस ऑफिस 2016 पर बेस है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है ये, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब आप सबको पता है लैंग्वेज क्या होती है। नॉर्मली लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, अगर हम एक दूसरे से बात करें तो व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है। जैसे मैं अब आपको समझा रही हूँ हिंदी और इंग्लिश का यूज करके, तो दिस इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है, तो मशीन को भी तो कोई लैंग्वेज चाहिए जिससे वो हमारी बात समझ सके। तो जो कंप्यूटर है वो पहले भी, जब फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ तब भी और आज भी, वो वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज में। अब मशीन लैंग्वेज किस क्या यूज करती है, मशीन लैंग्वेज यूज करती है 0 और 1, जो उसकी बाइनरी लैंग्वेज है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, बुक के अकॉर्डिंगली चलते हैं लाइन टू लाइन। लैंग्वेज एक मीडियम है हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, एक दूसरे से बातचीत करने का। और जो भी हम एक्शन, जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, और जो भी हम उसे करने को कहते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम उसे देते हैं, कंप्यूटर हैज टू डू दैट एक्शन। ओके। तो सबसे पहले उसके अंदर आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। मतलब वो कंप्यूटर को बताता है प्रोग्राम कि उसे क्या करना है। ठीक है। और जो कैसे करना है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। अब हमने प्रोग्राम तो क्या हुआ कि कंप्यूटर को क्या करना है, तो जब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हमने दी उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, प्रोग्रामिंग। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक रूल। हर प्रोग्रामिंग में आपने सबने सुना होगा, C++, जावा, पाइथन, आपने सबने सुना होगा, लैंग्वेजेस आपने नाम सुने होंगे। तो हर लैंग्वेज का कुछ खुद का एक स्पेसिफिक रूल होता है। लाइक यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपके पास एक ग्रामर है, सेट ऑफ ग्रामर्स का रूल है। हिंदी अगर कर रहे हैं तो आपको वर्ण है, वर्णमाला है, उनके जो ग्रामर के रूल्स है। तो इसी तरह कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके भी खुद के रूल्स होते हैं। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज improved considerably with the ease and ability of programmer to write powerful application program। टाइम के साथ साथ क्या हो गया, पहले हम जो चीज़ें मुश्किल से बना पाते थे अब उसको इजीली बना पाते हैं, उसकी एबिलिटीज बढ़ गई हैं क्योंकि हमारे पास सोर्सेज ज़्यादा हो गए हैं। तो अब जो लैंग्वेजेस आ रही है वो पावरफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिख रही हैं, प्रोग्रामर्स की जो है वो एबिलिटी और ईज बढ़ गई है। ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो है उनको हम 5 जनरेशन्स में डिवाइड करते हैं। जनरेशन क्या होता है, आपने सुना होगा, अपने बड़े बुजुर्गों से बोलते हैं कि हमारे बीच में जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप क्या होता है, ह्यूज गैप, एक टाइम लिमिट के बाद एकदम से बहुत कुछ बड़ा होना। जैसे दादा दादी के बाद आपके पापा मम्मी आए, तो जो उन लोगों ने पढ़ा तो उसमें लिमिट अप्रोक्सीमेटली गैप होता है 25 ईयर्स, 24 ईयर्स का। तो मतलब एक ह्यूज गैप है कि बहुत सारी चीजें इन्वेंट हो गई, बहुत सारी नई नई चीजें आ गई। उनके 20-25 साल बाद आप पैदा हुए, तो मीन्स 50 ईयर्स का गैप हो गया, जिसे हम बोलते हैं जनरेशन गैप। इन द सेम मैनर कंप्यूटर में जब बहुत बड़ा इन्वेंशन, बहुत बड़ी चेंजेस आए, उसको उन्होंने नाम दे दिया जनरेशन। आ गई भी, पहले दूसरी थी, अब एकदम से बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया तो वो हो गई अब नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। तो उसको डिवाइड करते हैं ये लोग 5 जनरेशन में। फर्स्ट है हमारी मशीन लैंग्वेज, यानी फर्स्ट जनरेशन। आपकी बुक में नहीं दिया गया, बट अगर हम बात करें कि वो कौन से ईयर से कौन से ईयर तक है, तो वो 1946 से लेके 1955 तक कंसीडर होती है। कुछ बुक्स में ये 55 को 56, 57 भी कंसीडर किया जा सकता है। तो एक रैंड मतलब एक नॉमिनल सा है कि 1946 से 1955 जो है वो हमारी फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन कैसे हुआ, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जो है वो मैंने आपको बताया कि सिर्फ बाइनरी फॉर्म समझता है, 0 या 1। तो 0 जो है उसका मतलब होता है ऑफ स्टेट, और 1 का मीन होता है ऑन स्टेट। ठीक है। मशीन लैंग्वेज की कुछ एडवांटेजेस हैं कि वेरी हाई स्पीड है। ऑब्वियसली जब जैसे ही हमने कुछ डाला ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने अंडरस्टैंड कर लिया, तो वो बहुत जल्दी काम करेगा। एंड वेरी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन, वो मेमोरी का काम भी कम लेगा। जब हमें चीज़ें याद ही नहीं रखनी पड़ रही, जो उसने दिया एज इट इज उसने समझना नहीं पड़ रहा, एज इट इज उसने वो काम कर लिया। बट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग मशीन लैंग्वेज इज ए टफ एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्योंकि देखिए हम लोग बात कर रहे हैं हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में, हमने वही सीखा है। हमारे सपोज ये हमें लिखना है कि तुम्हें 2+5 करना है, तो उसके लिए हमें 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह का कुछ 10-12 लाइन का कोड लिखना पड़ जाए तो हमें तो याद नहीं रहेगा, बहुत टाइम कंज्यूम है।
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट एंड डीबग प्रोग्राम। अब हमने लिख दिया, सपोज कहीं पर एक जीरो की जगह हमने वन लगा दिया, अब उस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो डीबग क्या होता है, कोई एरर, बग होती है एरर, बग का मीन होता है एरर, डीबग मतलब उस एरर को रिमूव करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। इस इट इज एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट, वो कंप्लीटली मशीन डिपेंडेंट होता है। दैट इज व्हाई मशीन लैंग्वेज इज आल्सो रिकॉर्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज। ट्रिपल लेवल बोलते हैं हम इसको, लो लेवल लैंग्वेज मतलब क्योंकि वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है। अब मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटर्न ऑन वन कंप्यूटर मे और मे नोट। अब ये भी दिक्कत है, हर मशीन का अपना एक कोड होता है। एक मशीन पे हमने एक प्रोग्राम लिखा, वो जरूरी नहीं है वो दूसरे कंप्यूटर पे भी रन करेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत कम लोग इसके अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आप लोगों ने सबने सुना होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन से होते हैं, हमारे चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज ने ऐसा क्या कहा किया, बनाया था कि उन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। उन्होंने बनाया था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन नाम की एक मशीन बनाई थी जो कैलकुलेशंस कर सकती थी 1821 ईयर में, मतलब 1821 के ईरा में उन्होंने बनाया था एक डिफरेंस इंजन। वो कामयाब नहीं हुआ, फिर वो मतलब ज्यादा वर्क नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी उसमें इन्वेंशन की थी, इसलिए उन्हें फादर का दर्जा दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया था, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसी ईरा में, इसी फर्स्ट जनरेशन में जो फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था, उसे नाम दिया गया एनिएक, ENIAC, ENIAC. It stands for Electronic Numeric Integrator and Calculator. अब नाम समझ में आ रहा है, कैलकुलेटर। जो हमारी जो जरूरत क्यों पड़ी थी हमें कंप्यूटर बनाने की, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ रही थी। तो मेनली जो कंप्यूटर बनाया गया था वो कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था। और ये इतने बड़े कंप्यूटर होते थे कि कंप्लीट एक रूम, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, कंप्लीट एक रूम को ऑक्यूपाई कर लेता था एक कंप्यूटर। ठीक है, और ये बाइनरी लैंग्वेज में काम है। अब हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की, सेकेंड जनरेशन। अब ये बहुत बड़े थे। अब इनका क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब के बाद आए हमारे ट्रांजिस्टर्स और पंच कार्ड। मतलब उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर के साइज को छोटा कर दिया, जो कंप्लीट रूम को लेते थे अब वो एक अलमारी जितना स्पेस लेने लगे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स थी वो बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी। उनकी जगह अब ले ली ट्रांजिस्टर्स और पंच कार्ड ने। इसके टाइम पीरियड को हम डिवाइड करते हैं 1956 से लेके 1965 तक। ठीक है, दिस लैंग्वेज यूजेस निमोनिक कोड्स। अब इसके अंदर सबसे बड़ा चेंज क्या आया था इस जनरेशन में कि निमोनिक कोड्स ने ले ली थी। जैसे अगर हम ऐड के लिए बात करें तो यहाँ पे यूज होने लगा ऐड, सब्ट्रैक्ट के लिए यूज होने लगा सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई के लिए यूज होने लगा MUL। काइंड ऑफ काफी जो कोड्स हैं उनकी जगह हमारे पास आ गए थे ये कुछ निमोनिक्स। निमोनिक्स में बोलेंगे कुछ वर्ड्स आ गए थे जिनके कुछ स्पेशल मीनिंग हो गए थे। ठीक है, इन मीनिंग्स के लिए कंप्यूटर तो आज भी 01 समझ रहा है। मतलब हमने कुछ कंप्यूटर में ही ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे प्रोग्राम डाल दिए कि वो ऐड को समझ ले और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना मशीन कोड तैयार है उनके पास। ठीक है, तो बाइनरी कोड में जो है ऑपरेशन कोड अगर 0010 है बाइनरी लैंग्वेज में, तो वो डायरेक्टली हम ऐड लिखेंगे असेंबली लैंग्वेज है वो, तो कंप्यूटर उसे समझ जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ इजी हो गया, मतलब हमें बहुत ज्यादा डिटेल में 01 याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, हम कुछ याद रख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे, अब देखिए कंप्यूटर तो अभी भी मशीन लैंग्वेज समझता है। तो अब हमने तो ऐड लिख दिया, लेकिन कंप्यूटर को उसे समझने के लिए कुछ तो कुछ समझाना, कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो ऐड को दोबारा कन्वर्ट करे 1010 में। तो उन्हें हम बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ट्रांसलेट मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, यानी वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, एंड दे आर नोन एज असेंबलर्स। ठीक है, ये डेवलप्ड हुए हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में। देन a program written in assembly language, जो असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। एंड द प्रोग्राम रिटर्न इन ऑब्जेक्ट योर मशीन लैंग्वेज जो कन्वर्ट किया असेंबलर ने उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कोड। और
जो प्रोग्राम हमारा रिटर्न लिखा गया था असेंबली लैंग्वेज में, दैट इज सोर्स प्रोग्राम। ठीक है। इसी तरह ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग हो गई, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस होगी कि ये मशीन डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी भी इसमें काफ़ी चीज़ें हमें मशीन की फॉर्म में ही लिखनी पड़ रही थी। प्रोग्रामिंग थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा थी, तो इसे भी हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ये हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की फोटो दी गई है। इसमें साथ साथ आपको एक फैक्ट जानना होगा कि लेडी एडा लवलेस है, ये हमारे फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। शी वॉज डॉटर ऑफ फेमस इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन। ये सबसे पहली प्रोग्रामर थी, इन्होंने सबसे पहले प्रोग्राम्स बनाए गए थे हमारे कंप्यूटर में। ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं हम हाई लैंग्वेज लैंग्वेज, दैट इज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, जिसका ईयर है 1966 से लेके 1975 तक। ठीक। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सबसे बड़ा बूम था कंप्यूटर में, क्योंकि इसके अंदर हमारी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज डेवलप हो गई थी। जैसे हम बोल रहे हैं सेम उसी तरह की कोडिंग हम कर सकते थे, उसी तरह की प्रोग्रामिंग हम कर सकते थे। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, जिसमें पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो गई थी। लैंग्वेज लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट हो गई थी, अब वो मशीन पे डिपेंड नहीं थी 0 1 की फॉर्म में, ना निमोनिक्स की फॉर्म में। यूज़र फ्रेंडली हो गई तो बहुत सारे लोग उसके अंदर डेवलपर हमारे एंगेज हो गए, बहुत सारे लोगों ने एक्सपर्टाइज किया। तो हमारी जितनी भी लैंग्वेज है, बेसिक C++, जावा, कोबोल, फोर्ट्रन, ये सारी लैंग्वेज हमारी इस जनरेशन में डेवलप हुई थी। ठीक है। अब ट्रांसलेट तो हमें नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय यूजिंग द ट्रांसलेट। तो हमें अभी भी ज़रूरत है कि हाई लेवल से सीधा मशीन लैंग्वेज में जो जनरेट ट्रांसफर कर पाए, ट्रांसलेट कर पाए ऐसे प्रोग्राम की। तो इस यहाँ पर हमारे दो तरह के ट्रांसलेटर प्रोग्राम आए। असेंबलर तो पहले था जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा था मशीन लैंग्वेज में। अब आए हमारे इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर प्रोग्राम है, वो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन प्रोग्राम लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। अब अगर सपोज ये कोड लिखा हो तो इसको पहले वो एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, देन सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन, देन फोर्थ लाइन। और अगर जहां भी उसको एरर मिला, सपोज उसे फोर्थ लाइन में ही एरर मिल गया, तो वो पहले आपको एरर देगा, आपको उसे डीबगिंग करना पड़ेगा उस एरर को दूर करने, देन ही वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा उसको डीबग करने के लिए। ठीक है। तो वो कन्वर्ट करने के लिए नेक्स्ट लाइन पे दबेगा, तो वो रिपीट करता रहेगा प्रोसेस, एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन एंड देन रिपीट द प्रोसीजर फॉर द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन। कोई एरर होगा तो वो उसको उसी टाइम रिमूव करनी पड़ेगी तभी। दिस कन्वर्टेड फॉर्म इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर, सो इट हैज टू बी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट कोड हुआ हमारा, जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, ये कहीं भी स्टोर नहीं होता। तो इसलिए ये हर बार, जितनी बार भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड एवरी टाइम। ठीक है। अब ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमारे फ्रेंच प्रेसिडेंट है, वो इंडिया में आए ऑफिशियल टूर पे, तो उन्हें सिर्फ फ्रेंच आती है, बट इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ इंडिया वो सॉरी हिंदी आती है या इंग्लिश आती है। तो उन्हें एक इंटरप्रेटर जो एक बीच में उनको ट्रांसलेट कर पाए फ्रेंच लैंग्वेज को हिंदी में इंग्लिश में, और इंग्लिश टू फ्रेंच वाइस वर्सा, तो वहाँ पर हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इन द सेम मैनर कंप्यूटर को भी समझाने के लिए हमें इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ट्रांसलेटर प्रोग्राम की। ठीक है। अब सिंटेक्स होते हैं, हर लाइन के रूल्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि ग्रामर में हमारी इंग्लिश की ग्रामर होती है, इसी तरह हर लैंग्वेज के जिस रूल्स होते हैं, ग्रामर रूल्स को बोलते हैं हम सिंटेक्स। सिंटेक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। सिंटेक्स इस तरह के रूल्स होते हैं जो हमें बताता है कि हमें प्रोग्राम किस तरीके से लिखना है। जैसे इंग्लिश के रूल होते हैं कि हाउ यू हैव टू राइट द सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट है कंपाइलर। अब इंटरप्रेटर में भी दिक्कत क्या थी? ये तो नए लोगों के लिए था, नए डेवलपर के लिए, जिन्हें एक एक लाइन करनी है ट्रांसलेट और उसे ही समझना है। लेकिन कहीं जब हम एक्सपर्टाइज हो जाए, हमें पता है हमने तो पूरा प्रोग्राम सही लिखा है, हमें तो 1 सेकंड में चाहिए, हम क्यों टाइम वेस्ट करें, तो उनके लिए आता है कंपाइलर। ये करता है कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में एट वंस, एक ही बार में ये सारा ऑब्जेक्ट रहता है। और सारी एरर्स, अगर उसके अंदर सपोज इतना बड़ा प्रोग्राम है, एक ही बार में उस प्रोग्राम की सारी एरर को यहाँ आपको बता देगा। फिर आप उन सारी एरर्स को दूर कर सकते हैं, डिबगिंग कर सकते हैं। वह ठीक है। तो फोर्ट्रॉन, अब एक फैक्ट है कि फोर्ट्रॉन वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट लैंग्वेज एंड वाज डिजाइंड फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। फोर्ट्रॉन थी
जो लैंग्वेज है वो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए डिजाइन हुई थी सबसे पहले। कोबोल जो है वो बिजनेस यूजर्स के लिए डिजाइन हुई थी। कुछ लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लेट अस कम टू फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन क्या है, वो हमारी बिल्कुल ही ह्यूमन लैंग्वेज के नियर बाय है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज में भी कुछ सिंटैक्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है बिल्कुल ही हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है। ये हाईली यूजर फ्रेंडली है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं है, बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होती है। तो यानी लेवल जो डिजाइन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट्स, मिनिमम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं यूजर्स को। तो जो हमारा डिजाइनिंग में जो टाइम जा रहा है वो बहुत कम हो जाता है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आजकल हमारे कंप्यूटर लैपटॉप्स हैं वो सब हमारे इसी जनरेशन के अंदर आते हैं। स्पेसवेयर वाज द फर्स्ट इंटरेक्टिव कंप्यूटर गेम। आपसे पूछ सकते हैं हम कि सबसे पहला इंटरेक्टिव कंप्यूटर गेम कौन सा था? स्पेस वार। ठीक है। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बीटा रिलीज फर्स्ट, ये कुछ रिलीजिंग है, अब ये हम बाद में करेंगे क्योंकि जैसे हम मेनली क्या है कि अगर इफ वी हैव डेवलप्ड अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, हमने कोई प्रोग्राम बनाया है, हमने किसी यूजर की नीड के लिए बनाया गया, तो उसे टेस्ट करेगा यूजर की वो ठीक बनाया नहीं करना, तो वो होती है बीटा टेस्टिंग। ठीक है, ये टेस्टिंग से रिलेटेड है। देन कम्स टू आवर फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन हमारी डिपेंड करती है एआई पे। सॉरी मैं आपको टाइम बताना भूली। तो फोर्थ जनरेशन है हमारी 1976 से लेके 1985 तक, और फिफ्थ जनरेशन क्या है हमारी 1986 से लेके अभी चल रही है, वो अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी हम एआई लैंग्वेज के उसमें चल रहे हैं। ठीक है। द फिफ्थ जनरेशन और 5GL बोलेंगे हम इसको। इसके अंदर विजुअल टूल्स हैं टू डेवलप अ प्रोग्राम। ये हमारी जो है, जो रोबोटिक्स हम बोलते हैं, आप लोगों के स्कूल में रोबोटिक्स है, तो रोबोटिक्स जो बोलते हैं हम वो सारे जो मतलब बिल्कुल एज इट इज ह्यूमन की तरह काम कर पाए, उस तरह के कंप्यूटर हमारे फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में आते हैं। अब ये कुछ फीचर्स दी हुई हैं अलग अलग लैंग्वेजेस की। मशीन लैंग्वेज है जो हमने पढ़ा है अभी तक, यूज बाइनरी कोड यूज करती है, मशीन डिपेंडेंट होती है, और द ओनली लैंग्वेज जो डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, कोई भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। असेंबली लैंग्वेज यूज निमोनिक्स, मशीन डिपेंडेंट होती है और हैज टू बी कन्वर्टेड यूजिंग असेंबलर। हाई लेवल लैंग्वेज में जो है वो इंग्लिश और मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करती है, मशीन इंडिपेंडेंट होती है, बट इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड यूजिंग इंटरप्रेटर और कंपाइलर। 4GL होती है, मशीन इंडिपेंडेंट होती है, काफ़ी कम यूजर स्किल रिक्वायर्ड होती है क्योंकि बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स भी आ गए हैं जिसमें से सीधा हमने एक को प्लस के साइन को उठाया, हमें उसको प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वो ऐड ही करेगा। 5GL हो गई एआई बेस्ड प्रोग्राम बनाने के लिए, और मशीन इंडिपेंडेंट है, इजी टू लर्न है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।